नमस्कार। आज अपने स्वरचित कहानी संग्रह में से एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो सुदूर ग्रामीण परिवेश के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जीवन के हालातों को सरल शब्दों में बयान करने का एक प्रयास। कहानी का शीर्षक है दीपमाला। दीपा, ओ दीपा, आज स्कूल जाने की सुध नहीं है क्या? माँ की आवाज़ सुनते ही जैसे उसकी तंद्रा भंग हुई। किताब कापी बंद कर बस्ते में ठूंसते हुए फटाफट रसोई में पहुँचते ही बोली, हाँ माँ, सचमुच देर हो गई है। बस जल्दी जल्दी खाना रख दे, मैं कपड़े पहन कर आती हूँ। कपड़े पहन कर आई तो माँ थाली में खाना लगा चुकी थी। खाना खाते खाते ही बोलती भी जा रही थी, आज स्कूल का काम करने में ध्यान ही नहीं रहा। उल्टे सुल्टे कौर खाकर झट से बस्ता कंधे में रखकर निकल पड़ी दौड़ती हुई। गांव से कुछ दूर जाकर उसे अन्य सहेलियां दिख गई। बतियाते हुए चलती गई स्कूल की ओर। स्कूल में तो दीपमाला नाम था उसका, पर घर गांव में सब दीपा कहकर ही पुकारते थे। दो छोटे भाई बहन भी थे। भाई भी स्कूल जाने लग गया था, बहन अभी छोटी ही थी। पिता, जिसे घर गांव में सभी अमरू के नाम से ही पुकारते थे, गाय भैंस पालने के साथ साथ खेती बाड़ी कर परिवार का भरण पोषण कर रहा था। माँ घर बार, खेती बाड़ी, घास लकड़ी की साज संभाल के साथ ही बच्चों की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही थी। दीपा पढ़ाई के साथ साथ घर के कामकाज में माँ का हाथ बटाती रहती थी। उस दिन स्कूल से आते हुए दीपा को जैसे पंख लग गए थे। 8वीं का परीक्षा फल बस्ते में रखकर खुशी खुशी घर पहुंचते ही सीधे माँ को ढूंढने लगी, पर माँ नहीं मिली तो सोचा कि शायद अभी खेतों से लौटी नहीं होगी। भाई बहन को परीक्षा फल दिखाते हुए बोली, देखो भैया, मैं पास हो गई। भाई, जो कि 5वीं में पढ़ रहा था, परीक्षा फल को उलटते पलटते हुए बोला, हाँ दीदी, मैं भी खूब पढ़ूंगा, तुझसे भी अच्छे नंबर लाऊंगा, देख लेना। कहते हुए आंखें मटकाते हुए चुगलबाजी करते हुए आंगन में दौड़ लगाने लगा। दीपा ने कहा, हाँ हाँ देख लूंगी, ला ला मेरा रिजल्ट काली दर ला। कहते हुए उसके पीछे दौड़ने लगी। तभी उसके पिता ने आंगन में कदम रखते ही कहा, है क्या दौड़ लगा रखी है दोनों ने? दीपा ने खुश होते कहा, देखो ना पिता, मेरा रिजल्ट कार्ड नहीं दे रहा है, कहीं फाड़ फूड़ न दे। पिता ने आंखों से ही घूरते हुए कहा, दीपू, दे दीदी का रिजल्ट कार्ड दे। फिर दीपा की ओर मुड़कर कहा, बेटी कैसा रहा रिजल्ट? दीपा ने हंसते हुए कार्ड पिता की ओर बढ़ाते हुए कहा, अच्छे नंबर आए हैं पिता। शाबाश बेटी, कहते हुए पिता ने सर पर हाथ फेरते हुए उसे गले से लगाया तो जैसे दीपा को उसका पुरस्कार मिल गया हो। ऐसी सुखद अनुभूति हुई उसे। तभी जैसे उसे लगा, अरे मैं भी कैसी मूर्ख हूँ, पिता जंगल से गाय बैल चुगा कर लौटे हैं, भूखे होंगे। झट से बस्ता उठाते हुए बोली, पिता तुम भी हाथ पांव धो लो, मैं कपड़े बदल कर अभी चाय रोटी बनाती हूँ। पिता मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगा, कितना सोचती है ये सबके बारे में। थोड़ी देर बाद दीपा की माँ सर पर पानी का बंठा लिए चौक में आ गई। छोटी बहन दौड़ते हुए माँ आ गई, माँ आ गई कहते हुए उसकी टांगों से लिपट कर खुश हो उछलने लगी। तभी दीपा रसोई से बाहर आते ही बोली, माँ हाथ पांव धो ले, मैंने चाय बना दी है। टोकरी में तो रोटी तूने बनाकर रखी ही थी, शायद सुबह बनाई थी ना, मेरे स्कूल जाने के बाद। माँ बंठा अंदर रख दो, कहते हुए हाथ पांव धोने लगी। हाथ पांव धोते ही बोल पड़ी, तेरे पिता आ गए हैं क्या? तभी दीपू बोल पड़ा, माँ पिता अंदर चाय रोटी खा रहे हैं, मैं भी रसोई में आकर चाय रोटी खाते खाते
दीपा के नंबर व स्कूल के बारे में पूछ। माँ भी रसोई में आकर चाय रोटी खाते खाते दीपा के नंबर व स्कूल के बारे में पूछने लगी। फिर हंसते हुए बोली, अब आगे की पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है? दीपा ने पिता की ओर देखते हुए कहा, जैसे पिता कहेंगे। पिता अमरू ने थोड़ा सोचते हुए कहा, हाँ बात तो ठीक है, पर स्कूल भी काफ़ी दूर है और फीस, कपड़े, कापी, किताब का खर्चा भी ज़्यादा ही होगा। पर चलो, दो चार लोगों से पूछ पाछ कर बताऊंगा। दीपा ने डरते डरते कहा, जरा दादा से भी मैं पूछ लूं। बस दादा का नाम सुनते ही माँ आग बबूला हो गई। गुस्से से उबलते हुए बोली, हाँ हाँ, उन्हीं से पूछ ले। वो दादा दादी जो मेरी व तेरे पिता की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। आखिर क्या बिगाड़ा है हमने उनका? दोनों जेठ कमाऊ हैं तो रात दिन उन्हीं के गुण गाते हैं। और हमने बरसों बरसों उनकी सेवा की, हमको दो टुकड़े खेत देकर अलग कर दिया। अरे जब ये नौकरी करने जाने लगे तब तो दोनों ने कहा, तेरे दोनों बड़े भाई नौकरी पर परदेश में हैं, ये घर खेत जमीन जायदाद कौन संभालेगा? तू घर पर ही रह ले बेटा, किस चीज़ की कमी है? और अब हमारे ही दुश्मन। हाँ सुन ले, तेरी पढ़ाई हो या ना हो। तभी अमरू ने टोकते हुए कहा, तुझे कितनी बार समझाया है, बच्चों से ऐसी बातें नहीं करते हैं। अरे जो हो गया सो हो गया, अब तो हमें आगे इनके बारे में ही सोचना है। माँ बाबा का क्या है, वह जो कुछ भी कर रहे हैं सब ठीक है, हमें न तो बुरा लगता है न बुरा सोचना है। पर फिर भी दीपा की माँ बड़बड़ाती ही रही, न जाने क्या क्या। रात को खाना खाने के बाद सोते सोते भी दीपा सोचती रही, पढ़ाई हो पाएगी या नहीं। पिता को परेशानी तो हो ही रही होगी पैसों की। सोचते सोचते उसने फैसला कर लिया, पढ़ाई तो करेगी ही, चाहे हाई स्कूल प्राइवेट ही करेगी, पर करेगी जरूर। सुबह सवेरे सभी अपनी अपनी दिनचर्या में लग गए। माँ कलेवा नाश्ता करके जंगल घास के लिए चली गई, पिता गाय बैल लेकर चराने चले गए। तभी दीपा चौक की दीवार लांघकर दूसरी ओर बैठी दादी के पास चली गई। दादी ने देखते ही कहा, दीपा सुना है तू 8 पास हो गई। हाँ दादी, कहते वो दादी के पास ही सट कर बैठ गई। दादी ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, अब तेरे माँ बाबू की इच्छा क्या है? वह बोली, पिता तो कह रहे हैं कि आगे पढ़ाने की गुंजाइश नहीं है, पर मैं पढ़ना चाहती हूँ। दादी ने चिलम में फूंक मारते हुए हुक्के से हल्का सा कस लेकर धुआं बाहर फेंका और बोली, तेरे दादा से बोलूं? ठहर, अभी जरा गांव की तरफ गए हैं। तभी दीपा ने कहा, ना दादी ना, दादा को मत बोलना। दादी ने घूरते हुए कहा, मत बोलना, मुझे डर पड़ी है किसी की? क्यों ना बोलूं? बोल। अब तो दीपा सोचने लगी कि शायद दादी को बतलाकर उसने गलती तो नहीं कर दी, अब घर में झगड़ा भी हो सकता है। बस तुरंत बोल पड़ी, दादी बात यह है ना कि मैंने भी सोचा कि स्कूल भी दूर है, इसलिए हाई स्कूल प्राइवेट ही कर लूँगी। दादी ने फिर हल्का सा कस खींचते हुए हंसकर कहा, अच्छा तो तू भी समझदार हो गई है। चल चल ठीक है, ये भी ठीक ही कह रही है, प्राइवेट भी करते ही हैं लोग बाग, गांव में बहुत ने किया है। दीपा को लगा जैसे बात संभल गई, नहीं तो बवाल जरूर हो जाता। आखिर दीपा ने प्राइवेट फार्म भर ही दिया और भाई बहन को पढ़ाते हुए खुद भी पढ़ाई में लग गई। साथ ही घर के कामकाज में भी माँ का हाथ बटाती रही। हफ्ते में कभी कभार स्कूल जाने वाली सहेलियों से भी कापी किताब लेकर पढ़ती समझती रही। कभी कभार एक आध सहेलियाँ कहती, दीपा
हाई स्कूल बोर्ड इतना आसान नहीं होता, बहुत पढ़ना पड़ता है। तो कभी उसका आत्मविश्वास भी डगमगा जाता। फिर सोचती, ऐसे ही डरते रहे तो फिर तो कोई भी प्राइवेट फार्म न भरे। आखिर परीक्षा के दिन आ ही गए। वह रात रात दिन दिन पढ़ाई करने लगी। पहले प्रश्न पत्र वाले दिन उसके हाथ पांव कांप रहे थे, पर जब प्रश्न पत्र देकर आई तो उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। फिर तो वह हर पेपर ढंग से हल करने लगी। लगभग 2 महीने के बाद परीक्षा परिणाम आया तो दीपा अच्छे नंबरों से पास हो गई। माँ पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में लोग उसका उदाहरण देकर अपने बच्चों को उत्साहित करने लगे। दादा दादी भी पिछला कहा सुना भूलकर उसके माँ पिता से बतियाने लगे। एक दिन दादा ने आवाज दी, अमरू, हे अमरू, इधर सुन तो। अमरू झिझकते हुए दीवार लांघकर चौक में पहुंचते हुए बोला, हाँ बाबा। बैठ तो जरा इधर तो। कहते हुए बाबा ने कहा, अरे अरे बेटा, दीपा को बीटीसी करा देते हैं। 1 साल की बात है, खर्चा पानी मैं कर दूंगा। बोल क्या बोलता है। अमरू सन्न होकर सोच ही रहा था, हाँ बोलूं कि ना बोलूं। कहीं दीपा की माँ नाराज हो गई तो, कहीं बाबा नाराज हो गए तो। थोड़ा रुककर संभलते हुए बोला, बाबा, मैं दीपा से पूछता हूँ वह क्या बोलती है। रात के खाने के समय अमरू ने कहा, दीपा, मैंने सोचा है कि तू अब बीटीसी कर ले तो कैसा रहेगा। दीपा तो एकदम भौचक्की हो गई, पर माँ ने प्रश्नवाचक नज़रों से देखते हुए कहा, पर पैसा कहाँ से आएगा। सुना है बहुत खर्चा होता है। अमरू ने कहा, अरे कर दूंगा, किसी से मांग देखकर, बस दीपा क्या बोलती है। दीपा ने नानुकुर करते हुए आखिर में सहमति दे ही दी। तो माँ कुछ असमंजस में थी कि इतना खर्चा पैसा कहाँ से आएगा। सुना है कि बीटीसी करने में पैसा काफ़ी लगता है। दूसरे दिन फिर बाबा ने अमरू को बुलाकर कहा, हाँ तो क्या सोचा है दीपा के बारे में। अमरू ने इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा, बाबा, दीपा तो तैयार हो गई है, पर क्या। साफ साफ क्यों नहीं बोलता, क्या बात है। बहू कुछ बोल रही है क्या। कहते हुए बाबा ने घूरते हुए अंदाज में कहा, ना ना, बात ऐसी नहीं है। कहते हुए अमरू ने सिर नीचे करते हुए धीरे से कहा, मैंने उसे नहीं बताया है कि खर्चा पानी आप देंगे। बाबा ठाका लगाते हुए हंसे, फिर थोड़ा रुक कर बोले, अरे अरे, बस बस, सब समझ गया, शाबाश। ठीक है, अगर बहू सुनकर नाराज होगी तो चल, मैं भी वादा करता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा, तेरी माँ और भाइयों को भी नहीं। बस वो बीटीसी कर दे, उसके बाद पता चले तो सब कुछ चलता रहे, इसकी फिक्र नहीं है मुझे। ठीक है, बोल क्या बोलता है। अमरू का तो गला रुंध गया। डबडबाती आंखों से पिता की ओर देखकर हाथ जोड़ने को ही था कि पिता ने सर पर हाथ फेरते हुए अपने पास खींचते हुए कहा, अरे बाप हूं तेरा बाप, क्या मैं तेरी पीड़ा नहीं समझता। पर क्या करूं, कुछ समय ही ऐसा बेढंगा आ गया है कि। तभी सर में सूखी लकड़ियों का गट्ठर लिए माँ आंगन में आते ही बोली, अरे अमरू, आज अभी तक गाय बैलों को लेकर जंगल नहीं गया। बस जा ही रहा हूँ माँ। कहते हुए अमरू छानी गौशाला की ओर चला गया। दीपा ने बीटीसी में प्रवेश ले लिया। रहने खाने की व्यवस्था भी वहीं थी। माँ पिता दादा दादी सभी मनी मन खुश थे। बाबा महीने महीने चुपके से अमरू को रुपए पैसे दे रहे थे। दशहरे की छुट्टी में दीपा घर आई तो उसके चेहरे पर अलग ही निखार देखकर अमरू, दादा दादी और माँ बहुत खुश हुए। दूसरे दिन दादा ने आवाज़ लगाई, दीपा, अमरू, अरे इधर सुनो तो। दीपा और अमरू जैसे ही आंगन में आए, दादा ने ऊंची आवाज़ में कहा, अमरू,
तेरे दोनों भाई बच्चों सहित दीपावली पर घर आ रहे हैं। और सुन दीपा, उन्होंने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि दीपा को किसी चीज की कमी मत होने देना। हाँ, सुन रही है ना दीपा? दीपा की माँ, भाई बहन भी आंगन में खड़े होकर सुन रहे थे। सुनकर सब खुश हो गए थे। छुट्टी बीतते ही दीपा चली गई। माँ, पिता, दादा, दादी सभी घर आंगन की झाड़ू बुहारी लिपाई पुताई में लग गए। दीपा के भाई बहन भी माँ, पिता, दादा, दादी के साथ जोश खरोश से हाथ बटा रहे थे। दादा दादी तो खुश थे ही, अमरू और उसकी पत्नी बच्चे भी खुश थे कि चलो इस दीपावली में बरसों बाद सब साथ रहेंगे। शाम की संध्या दिया बाती के समय दादा पिछले कुछ वर्षों को याद कर कर मन ही मन सोच रहे थे कि हे प्रभु, जो वक्त बुरा बीत गया वो दोबारा न लौटे। बस यही प्रार्थना है। दीपावली से 2 दिन पहले अमरू के दोनों भाई भावज भतीजे भतीजियां घर पहुंच गए। एक दिन पहले दीपा भी घर आ गई। दादा दादी के चेहरों की रंगत देखकर लग रहा था कि जैसे उनकी जवानी लौट आई। बच्चों का शोर, लड़ना, खिलखिलाना, रूठना, सुबह शाम पूड़ी पकौड़ी देखकर अमरू, भाई भावज तो उसकी पत्नियां, जेठ जेठानियां वो बच्चों को देखकर खुश थे। तो दादा तीनों बेटों के साथ बैठकर बोल रहे थे कि दीपा सचमुच की दीपमाला है। जतो नाम ततो गुण। आज मेरे घर पर सचमुच की दीपावली दीपमाला के ही कारण हो रही है। एक छोटा सा प्रयास सामाजिक, ग्रामीण, आर्थिक व्यवस्थाओं के रूप में, एक छोटी कहानी के स्वरूप में